Hello and welcome to Priya Career Institute's English class या वीडियो competitive English की प्रैक्टिस के लिए है। आज का टॉपिक है वॉइस एंड वॉइस की रिवीजन एक्सरसाइज 3 को आज हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेंटेंस के साथ। फर्स्ट सेंटेंस इज If motorists do not observe the traffic regulations, they will be stopped, ticketed, and have to pay a fine. तो यहाँ इस सेंटेंस में देखिए, यहाँ they will be stopped, ये पैसिव वॉइस में है। they will be stopped, they will be ticketed, ये भी पैसिव वॉइस में। will be stopped, will be ticketed, तो इधर भी यहाँ भी ये पैसिव वॉइस में होना चाहिए। अब ये तो जो स्ट्रक्चर है वो एक्टिव वॉइस वाला लिखा हुआ है, एंड हैव टू पे अ फाइन। तो ये जो है एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है, तो इसको हमें पैसिव वॉइस में करने की जरूरत है। तो पैसिव वॉइस में हम कैसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ स्टॉप्ड, टिकटेड, इसी तरह से यहाँ एक वर्ब हम पैसिव में लिख सकते हैं। तो एंड के बाद हैव टू पे इसको हटा करके और ए को भी हटा करके फाइन यहाँ पर नाउन की तरह यूज किया गया है। तो इसको नाउन की तरह यूज न करके, जैसे स्टॉप्ड, टिकटेड, जैसे टिकट ये भी नाउन होता है और टिकटेड इसको वर्ब की तरह थर्ड फॉर्म में यूज किया गया है पैसिव वॉइस में। इसी तरह से आप फाइन को भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में हम इसको यूज कर लेंगे, एंड नाउन की तरह नहीं करेंगे, तो हो जाएगा एंड फाइंड। मीन्स फर्स्ट सेंटेंस के पार्ट सी में से हैव टू पे ए इतना हटाना पड़ेगा। यहां से हैव टू पे ए इसको हम हटा देंगे, एंड इसके साथ फाइन को हम फाइन में डी लगा करके इसको थर्ड फॉर्म बना देंगे और हो जाएगा एंड फाइंड। सो इफ मोटरिस्ट्स डू नॉट ऑब्जर्व द ट्रैफिक रेगुलेशंस दे विल बी स्टॉप्ड, टिकटेड एंड फाइंड। इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएगा। Second sentence is based on the newspaper reports, we can conclude that many accidents caused by reckless driving. तो यहाँ भी देखिए कि many accidents caused नहीं होता है, बल्कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा, क्योंकि जो मतलब अखरेंस बार बार की जो रिपीटिंग चीज होती है, वो रेपिटेशन वाली जो चीजें होती है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में दिखाई जाती हैं। तो इसको सिंपल प्रेजेंट में पैसिव वॉइस में इसको हमको दिखाना पड़ेगा। तो एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग हम यहाँ कहेंगे मैनी एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग, यानी कि सेकंड सेंटेंस के पार्ट सी में एक्सीडेंट्स और कॉज्ड के बीच में आर ऑक्सिलरी वर्ब को लिखा जाएगा, तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। Third sentence is the vaccine when hit the Indian market is dogged by controversy. तो यहाँ पे देखिए ये द वैक्सीन व्हेन हिट, हिट क्या है इसमें, ये पास्ट टेंस है, हिट हिट हिट, व्हेन हिट द इंडियन मार्केट, तो ये पास्ट की एक घटना के विषय में बता रहा है। जिस तरह का सेंटेंस है, तो द वैक्सीन व्हेन हिट, तो व्हेन हिट अगर प्रेजेंट का होता तो व्हेन हिट्स होता, तो यहाँ प्रेजेंट में तो है नहीं, तो ये पास्ट में है, हिट व्हेन हिट द इंडियन मार्केट। तो तब यहाँ पर ये क्या है, ये पैसिव में है, तो क्या हो जाएगा, अब चूंकि इधर ये पास्ट में है तो इधर भी क्या हो जाएगा, पास्ट में हो जाएगा। इसलिए इज डॉग्ड बाय कंट्रोवर्सी की जगह पर इसको वॉज डॉग्ड बाय कंट्रोवर्सी हो जाएगा, यानी कि पार्ट सी में इज की जगह पर हमको यहाँ वॉज लिखना पड़ेगा। वॉज लिख देंगे हम, यहाँ इज की जगह पर वॉज लिख देंगे, तो ये वॉज डॉग्ड हो जाएगा। और इधर ये पास्ट में, तो इसके पास्ट में देखते हुए ये भी सेंटेंस पास्ट में हो जाएगा, तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ सेंटेंस इज द सेम प्रोसीजर ऑल्सो शुड यूज्ड फॉर द फाइनल असेसमेंट। तो शुड के साथ देखिए कभी भी थर्ड फॉर्म नहीं आती है। शुड के साथ तभी थर्ड फॉर्म आ सकती है जब उसके साथ बी आया हो और सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो। तो वही यहाँ पर हमको करना चाहिए, द सेम प्रोसीजर ऑल्सो। और वैसे भी जो यूज है, यूज का असर इसको कहेंगे ग्रामेटिकल सब्जेक्ट, क्योंकि वास्तविक सब्जेक्ट नहीं है। वास्तविक सब्जेक्ट नहीं है तो इसको ग्रामेटिकल सब्जेक्ट कहेंगे। तो ये यूज्ड का जो रिजल्ट है वो प्रोसीजर पर आने वाला है। चूंकि प्रोसीजर पर आने वाला है यानी वर्ब से इस तरफ जाता है,
तो पैसिव वॉइस होता है, और अगर वर्ब का रिजल्ट इस तरफ जाता है तो एक्टिव वॉइस होता है। ये हमेशा ध्यान रखेंगे। तो इसलिए द सेम प्रोसीजर ऑल्सो शुड बी यूज्ड हो जाएगा, क्योंकि हमको रिजल्ट इधर लाना पड़ेगा। तो सेम प्रोसीजर शुड बी ऑल्सो, एंड इस तरह से हो जाएगा शुड ऑल्सो बी यूज्ड। ऑल्सो शुड बी यूज्ड नहीं होगा, बल्कि शुड ऑल्सो बी, द सेम प्रोसीजर शुड लिखा जाएगा, ऑल्सो बी यूज्ड ऐसे हो जाएगा, शुड ऑल्सो बी यूज्ड फॉर द फाइनल असेसमेंट। Fifth sentence is the first task is provided sufficient arable land to the dispossessed farmers। तो यहाँ dispossessed farmers को sufficient arable मतलब जुताई लायक जमीन दिए जाने का काम है। कुछ इस तरह का सेंटेंस ये इसका अर्थ बनेगा। तो द फर्स्ट टास्क इज प्रोवाइडेड नहीं होगा तब, द फर्स्ट टास्क इज टू प्रोवाइड। दी फर्स्ट टास्क, पहला हम कहते हैं ना हमारा सबसे पहला काम है बच्चों को पढ़ाना। आवर फर्स्ट टास्क इज टू टीच चिल्ड्रन। तो इसी तरह से आपका सबसे पहला काम है एक्सरसाइज सॉल्व करना। योर फर्स्ट टास्क इज टू सॉल्व एक्सरसाइज। तो उसी पैटर्न पर यहाँ दी फर्स्ट टास्क इज टू प्रोवाइड सफिशिएंट, तो टू प्रोवाइड हो जाएगा ना कि इज प्रोवाइडेड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो सफिशिएंट एरेबल लैंड है ना, ये प्रोवाइड का ऑब्जेक्ट है। तो आप ये इसका ऑब्जेक्ट तभी बनेगा जब ये एक्टिव में होगा। अगर इसको हम पैसिव में करेंगे तो यहां से कट जाएगा। ठीक वैसे ही कट जाएगा जैसे कि सपोज वो अभी एक बीच में एक कोई मुस्लिम छात्र था, सफी क्या नाम है उसका, वो चिकन नेक काटने की बात कर रहा था कि वहां से कट जाएगा, तो मतलब देश से ही पूरा वो कट ऑफ हो जाएगा। इसी तरह से अगर सफिशिएंट और प्रोवाइडेड का आपस में संपर्क नहीं होता है तो ये चिकन नेक आप इसको मान लीजिए, यानी इधर से पूरा सेंटेंस ही कट जाएगा, फिर इधर कोई रिलेशन नहीं रहेगा। तो इसलिए ताकि ये प्रोवाइड का ये ऑब्जेक्ट ही बन सकता है और कुछ नहीं फिलहाल बन सकता, तो ताकि प्रोवाइड का ऑब्जेक्ट बन सके इसलिए ये जरूरी है कि प्रोवाइड को एक्टिव वॉइस में लिखा जाए। सो द फर्स्ट टास्क इज टू प्रोवाइड, ये हो जाएगा। सिक्स्थ सेंटेंस इज पेपर शुड बी रिसाइकल। अब चूंकि देखिए शुड बी आया है, यहां हमने शुड बी यूज्ड किया था, शुड बी यूज्ड फोर्थ सेंटेंस में किया था, तो अब वही यहां पर है पेपर शुड बी। अब यहां पर फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है तो यहां क्या हो जाना चाहिए, यहां थर्ड फॉर्म हो जाना चाहिए, पेपर शुड बी रिसाइकल्ड इफ पॉसिबल। तो शुड बी रिसाइकल्ड, शुड बी के साथ क्या आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। ये ध्यान रखिए कि इस तरह से शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म होता है। हो सकता है शुड और थर्ड फॉर्म दे दी जाए, बी गायब हो सकता है बी प्लस थर्ड फॉर्म दे दिया जाए, शुड गायब हो। तो जो भी गायब है उसी को हमको ढूंढ करके लिख देना चाहिए। सेवंथ सेंटेंस, ये जो रिसाइकल्ड है ये सिक्स्थ सेंटेंस का बी पार्ट है। सेवंथ सेंटेंस, The complainants in their complaint have been alleged that they were forced to leave their belongings unattended। तो यहां भी देखिए the complainants in their complaint have been alleged कहेंगे अगर, तो इसका मतलब है कि complainants यानी कि जो complainants का मतलब है कंप्लेन करने वाले, तो इसका मतलब हुआ कि complainants को ही दोषी ठहराया गया या आरोप लगाया गया है। लेकिन ऐसा नहीं, कंप्लेंट्स करने वाला आरोप नहीं लगाया जाता है, बल्कि कंप्लेन करने वाला दूसरों पर आरोप लगाता है। यानी इसका अर्थ है कि अलेज का जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, वो इधर आना चाहिए, जिधर मेरा ये कर्सर जा रहा है, ऐसे आना चाहिए, इधर जाना चाहिए, इधर नहीं आना चाहिए। अलेज्ड का रिजल्ट इधर नहीं आना चाहिए, इधर नहीं आना चाहिए, इधर जाना चाहिए। तो इधर जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होना चाहिए। अगर इस वर्ब का रिजल्ट हमको दैट इस तरफ बी सी की तरफ भेजना है तो ये एक्टिव में होना चाहिए, अगर ए की तरफ भेजना है तो पैसिव में होना चाहिए। तो चूंकि हमको बी की तरफ इसका रिजल्ट भेजना है तो ये सेंटेंस एक्टिव में होना चाहिए। तो एक्टिव में करने के लिए क्या है, यहाँ बीन लगा हुआ है, बीन है इसलिए ये पैसिव में है, अगर बीन हटा दें तो ये एक्टिव में हो जाएगा। तो एक्टिव में होते ही इसका कनेक्शन इधर जुड़ जाएगा और इसका रिलेशन इधर हो जाएगा। तो द कंप्लेनेंट्स इन देयर कंप्लेंट हैव अलेज्ड दैट दे वर फोर्स्ड टू लीव देयर बिलोंगिंग्स। उन्होंने आरोप लगाया है, कंप्लेनेंट्स ने आरोप लगाया है कि उनके ऊपर दबाव बनाया गया कि वो अपनी बिलोंगिंग्स यानी वो अपनी चीजें हैं वो छोड़ दें, तो उनसे उनकी चीजें छोड़ने का दबाव बनाया गया, ये आरोप लगाया शिकायतकर्ताओं ने।
तो इस तरह से अब ये सेंटेंस सही होगा, यानी कि 7th सेंटेंस के पार्ट बी में से बीन को हमको हटाना होगा। बीन को हटाने से ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो जाएगा और सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। पाम ऑयल इज वेरी बेनिफिशियल एंड इज यूज। अब यहाँ देखिए इज वेरी बेनिफिशियल और फिर इज के साथ फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं आती, या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी तो आईएनजी फॉर्म आएगी, अदरवाइज थर्ड फॉर्म आएगी। तो इज यूज्ड है ना, क्योंकि ये बेनिफिशियल है तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, एंड इज यूज्ड टू मेक प्रोडक्ट्स रेंजिंग फ्रॉम सोप टू बायोडीजल। तो इज यूज्ड यानी कि प्रयोग किया जाता है, तो हमको इसको इज यूजिंग तो हम नहीं कह सकते। इज यूजिंग का सब्जेक्ट यहाँ ऐसा कौन है जो इसको कंटिन्यू में यूज करे, तो ऐसा कोई सब्जेक्ट तो है नहीं, इसलिए पाम ऑयल जो है इज वेरी बेनिफिशियल एंड, तो ये पाम ऑयल तो पैसिव में ही यहाँ यूज हो सकता है। तो मतलब पैसिव का ग्रामेटिकल सब्जेक्ट ही बन सकता है, रियल डूअर नहीं बन सकता है, तो इसलिए इज यूज्ड हो जाएगा। नाउ इज 9th सेंटेंस। देखिए 9th सेंटेंस इज अग्रेशन इन सम टीनेज बॉयज। अग्रेशन इन सम टीनेज बॉयज मे बी लिंकेज। तो यहाँ लिंकेज आया, यहाँ मे बी आया है, तो मे बी के बाद यहाँ क्या होना चाहिए, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होना चाहिए। इसलिए यहीं पर देख लीजिए लिंकेज को क्या करेंगे, इसमें AGE हटा देंगे, लिंकेज खत्म कर देंगे और इसको वर्ब बना देंगे, तो मे बी लिंक्ड टू हो जाएगा। मे बी लिंक्ड LINKED लिंक्ड टू ओवरली लार्ज ग्लैंड्स इन देयर ब्रेन्स, ये हो जाएगा। तो इस तरह से सेंटेंस से हो जाएगा मे बी लिंक्ड। अग्रेशन इन सम टीनेज बॉयज मे बी लिंक्ड हो जाएगा, लिंक्ड LINKED मे बी लिंक्ड टू ओवरली लार्ज ग्लैंड्स, राइट। इसी तरह से 10th सेंटेंस, दो ही हैज प्रमोटेड टू द बैंक्स बोर्ड्स। यहाँ तो क्या हो जाएगा, एज अ डायरेक्टर। तो एज अ डायरेक्टर बैंक्स बोर्ड्स, तो इसका मतलब है कि प्रमोट का रिजल्ट किधर जाना है, प्रमोट का रिजल्ट इधर जाना है, ही की तरफ जाना है। अब ही की तरफ जाने के लिए क्या होना चाहिए, इसको पैसिव में होना चाहिए। ही हैज प्रमोटेड का मतलब है कि उसने किसी को प्रमोट कर दिया है, लेकिन जो सेंटेंस कह रहा है ही हैज प्रमोटेड, तो सेंटेंस क्या कह रहा है, सेंटेंस का मतलब अभी ऐसे तो लग रहा है कि उसने किसी को प्रमोट किया है, लेकिन आगे पढ़िए, ही हैज प्रमोटेड द बैंक्स बोर्ड्स एज अ डायरेक्टर। बैंक बोर्ड को उसने जैसे प्रमोट किया हो। ही कंटिन्यूज टू कैरी आउट ऑल हिज करंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब यह कि वह कंटिन्यू किए हुए है, करता है ऑल हिज करंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी वर्तमान समय की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उसने किसी को प्रमोट नहीं किया है, बल्कि उसको प्रमोट किया कर दिया गया है टू दी बैंक बोर्ड्स, यानी बैंक के बोर्ड में शामिल होने के लिए उसको प्रमोट कर दिया गया है। तो इसलिए आप क्या कहेंगे, दो ही हैज, आप चूंकि कर दिया गया है ये कहने के लिए इसको हमको पैसिव वॉइस में कहना पड़ेगा, और पैसिव वॉइस में कहने के लिए इसमें क्या कमी है, दो ही हैज प्रमोटेड। तो हैज प्रमोटेड हमेशा एक्टिव वॉइस में होता है, हैज बीन पैसिव वॉइस में होता है, तो इसलिए ही हैज के साथ हम यहाँ पर बीन लगा देंगे। 10th सेंटेंस के पार्ट ए में हैज बीन प्रमोटेड कर देंगे, हैज प्रमोटेड को हैज बीन प्रमोटेड कर देंगे, तो यह सेंटेंस सही हो जाएगा, क्योंकि हमें इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, अभी ये एक्टिव वॉइस में है। 11th sentence is whether confront or not to confront them about their role in the matter is a decision which is yet to take। तो यहाँ भी देखिए डिसीजन हम क्या कहेंगे हिंदी में, कि उससे हम कहें या ना कहें, उससे मिले या ना मिले, उसको माल भेजें ना भेजें, उसको पत्र लिखे या ना लिखें, उसको शादी में बुलाएं या ना बुलाएं। तो इसके बाद हम कहते हैं डिसीजन लिया जाना है, ठीक है, हम ऐसे कहते हैं। तो ये चाहे हम कि हमको उसको बुलाए या ना बुलाए, ये डिसीजन अभी लिया जाना है, हम इस तरह से कहते हैं। तो लिया जाना है किस में होता है, ये पैसिव वॉइस में होता है, और जब पैसिव वॉइस में होता है तब यहाँ भी वही स्ट्रक्चर है, वेदर कन्फ्रंट और नॉट टू कन्फ्रंट, वेदर कन्फ्रंट और नॉट टू कन्फ्रंट them about their role in the matter is a decision, ये डिसीजन है which is yet, जो अभी भी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पैसिव में हो जाएगा। और टू टेक को हम पैसिव में लिखेंगे, और पैसिव में टू टेक इन्फिनेटिव की जो फॉर्म होती है पैसिव की, वह क्या होती है, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये इज येट टू टेक क्या हो जाएगा, इज येट टू बी टेकन हो जाएगा। 12th सेंटेंस,
तो यहाँ ये समझ में आ गया होगा, टू बी टेकन हो जाएगा टू टेक की जगह, यानी कि 11th सेंटेंस के पार्ट डी में टू टेक को टू बी टेकन कहा जाएगा सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए। 12th सेंटेंस, द ग्रेसफुल फोक डांस हैड परफॉर्म्ड so beautifully by a dance group that nobody seemed to notice that the show 2.5 hours long. That the show यहाँ पे was और होना चाहिए, तो मैं was यहाँ लिख देता हूँ, show was, ये हो जाएगा। ये यहाँ से शायद show was जो है ये डिलीट हो गया होगा, यहाँ show was, ठीक है। The graceful folk dance had performed so beautifully by a dance group that nobody seemed to notice that the show was 2.5 hours long. कि 2.5 घंटे लंबा था शो, ये किसी ने नहीं जान पाया, किसी ने ध्यान भी नहीं दिया इस बात पे। क्यों नहीं ध्यान दिया? क्योंकि इन्होंने so beautifully, इतनी अच्छी तरह से, by a dance group that nobody seemed, कि इतनी अच्छी तरह से डांस ग्रुप के द्वारा किसी ने मतलब वो ऐसा महसूस नहीं किया या किसी को कोई जान नहीं पाया। तो क्या ब्यूटीफुली, द ग्रेसफुल फोक डांस हैड परफॉर्म्ड। अगर अभी हम इसका ट्रांसलेशन या इसका मीनिंग देखें तो इसका मतलब है कि फोक डांस ने परफॉर्म किया था। अभी इसका अर्थ है कि जैसे फोक डांस किसी का नाम हो तो कह रहे हो कि फोक डांस ने चूंकि परफॉर्म किया था बहुत अच्छा, तो इसलिए किसी को समझ में नहीं आएगा टाइम कितना हो गया। लेकिन क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है। हम कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि फोक डांस इतना अच्छे से परफॉर्म किया गया था। तो ये सेंटेंस हो गया पैसिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में होने के लिए ये एक्टिव वॉइस की फॉर्म है, तो इसको हमें पैसिव वॉइस की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। और जिसके लिए द ग्रेसफुल फोक डांस हैड बीन परफॉर्म्ड कहा जाएगा, इसको had been performed so beautifully by a dance group. डांस ग्रुप के द्वारा इतना अच्छी तरह से ये डांस किया गया कि लोगों को पता ही नहीं चला, ये इसका मीनिंग होगा। Well, 13th sentence is farmhouse owners in the city who were till now paid property tax for only the built up area for the plot will soon have to pay tax to the government for vacant land also. तो यह देखिए, फार्म हाउस ओनर्स इन द सिटी में जो फार्म हाउस ओनर्स हैं, हु वर टिल नाउ पेड, तो यहाँ पहले तो ये गलत है स्ट्रक्चर। हु वर टिल नाउ पेड का मतलब हो जाएगा कि जो पे किए गए, तो जो पे किए गए मतलब ये तो हम रुपयों के साथ कहते हैं, मनी विच वॉज टिल नाउ पेड, तो ऐसा तो है नहीं। यहाँ क्या है, हम तो फार्म ओनर्स की बात कर रहे हैं इन द सिटी, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ हु वर टिल नाउ पेड नहीं होगा, ये तो पैसिव वॉइस में हो गया। इज एम आर वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म तो पैसिव वॉइस में होता है, जबकि ये क्या है, फार्म हाउस ओनर्स क्या है, रियल डूअर हैं, यानी ये वास्तविक सब्जेक्ट है, यानी इन्होंने जो है प्रॉपर्टी टैक्स इन्होंने दिया है इनको। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे फार्म हाउस ओनर्स जो है ये रुपए करेंसी और इनको किसी ने गिन करके किसी की बैंक में दिया हो, ऐसा नहीं। ये रियल डूअर्स है, यानी कि इन्होंने फार्म हाउस के ओनर्स है और इन्होंने टैक्स पे किया है। तो इसलिए ये जो हुवर टिल नाउ पेड ये गलत स्ट्रक्चर है, और इसको ये पैसिव में, तो हमको इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करने की जरूरत है। और एक्टिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हु हैव, चूंकि क्या है आगे देखेंगे पढ़ेंगे, till now paid property tax for only the built up area of the plot will soon have to pay। तो will चूंकि आ रहा है, will तो फ्यूचर के लिए होता है, तो चूंकि ये फ्यूचर के लिए होता है तो यहाँ क्या है, till now paid, तो till now क्या है, till now प्रेजेंट को दिखाते हो, तो प्रेजेंट को दिखाने के लिए हमको यहाँ क्या कहना पड़ेगा, who have till now paid, यानी जिन्होंने अभी तक, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमको ये लिखना पड़ेगा, who have till now paid property tax, जिन्होंने कि अब तक प्रॉपर्टी टैक्स पे किया है। फॉर ओनली द बिल्ट अप एरिया, केवल बिल्ट अप एरिया के लिए जिन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स पे किया है ऑफ द प्लॉट, विल सून हैव टू पे टैक्स, उनको बहुत जल्दी ही टैक्स पे करना पड़ेगा, टू द गवर्नमेंट फॉर वेकेंट लैंड ऑल्सो, उनको जो है खाली जमीन के लिए भी उनको टैक्स पे करना पड़ेगा, ये मीनिंग है। तो 13th सेंटेंस के बी पार्ट में वर को हटा करके हु हैव अगर लिख देंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। 14th sentence, the actor who plays a detective in the film alleged to have pushed, तो क्या हो जाएगा यहाँ,
to have pushed the director when he asked him to get into his costume. So the actor who plays a detective in the film alleged. तो यहाँ क्या है, इसका मतलब है कि उसी ने अलेज किया. द एक्टर हु प्लेज अ डिटेक्टिव, जो एक्टर जो डिटेक्टिव का रोल करता है फिल्म में, अलेज्ड टू हैव पुश्ड द डायरेक्टर, यानी उसने अलेज किया, यानी उसने दोष लगाया, उसने आरोप लगाया. टू हैव पुश्ड द डायरेक्टर, फिर तो उस पुश किसने किसको किया, तो यहां कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि टू हैव पुश्ड तो किसका हिस्सा बन रहा है, अलेज्ड का, और अलेज्ड किसका हिस्सा बन रहा है, एक्टर के लिए एक्टिव वॉइस बन रहा है. तो यहां पर ये गलत हो गया. कोई अपने आप को दोषी नहीं ठहराता है. तो इसलिए क्या हो जाएगा, द एक्टर को आरोप लगाया गया या लगाया जाता है. द एक्टर हु प्लेज, चूंकि ये प्रेजेंट में है, हु प्लेज प्रेजेंट में है, यानी करंट की बात चल रही है, तो इसलिए द एक्टर हु प्लेज अ डिटेक्टिव इन द फिल्म इज अलेज्ड टू हैव पुश्ड द डायरेक्टर, यानी उसको आरोपी बनाया गया है, उस पर आरोप लगाया गया है या लगाया जाता है. टू हैव पुश्ड द डायरेक्टर, डायरेक्टर को पुश करने का. व्हेन ही आस्क्ड, नहीं, अब यह व्हेन ही आस्क्ड हिम टू गेट इनटू हिज कॉस्ट्यूम एज इट वाज गेटिंग लेट, तब यहां चूंकि व्हेन ही आस्क्ड ये सब आगे पास्ट में आ गया, तो इसलिए अब यहाँ प्रेजेंट में नहीं होगा, इज अलेज्ड नहीं होगा, बल्कि वॉज अलेज्ड होगा. द एक्टर हु प्लेज अ डिटेक्टिव इन द फिल्म वॉज अलेज्ड, यानी उस पर आरोप लगाया गया. टू हैव पुश्ड द डायरेक्टर व्हेन ही आस्क्ड हिम टू गेट इनटू हिज कॉस्ट्यूम, जब उससे उसकी कॉस्ट्यूम में आने के लिए कहा गया तो उसने क्या किया, उसने उसको धक्का मार दिया. तो धक्का मारने का आरोप लगाया गया था. जो एक्टर डिटेक्टिव प्ले करता है उस एक्टर पर डायरेक्टर को धक्का मारने का आरोप लगाया गया था. ये इसका मीनिंग हो गया. इंडियाज लार्जेस्ट कॉर्पोरेट हाउस मे बी फोर्स, तो यहां भी देखिए मे बी आया है तो उसके साथ थर्ड फॉर्म ही आएगी, ठीक है, या फिर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आएगी. बी का मतलब है कि या तो फर्स्ट फॉर्म आईएनजी या फिर थर्ड फॉर्म. तो यहां आगे जाने से पहले यहीं पहले इसको फोर्स्ड कर दीजिए, FORCED, फोर्स्ड. ये तो जरूरी है ही, अब आगे चाहे गलती निकल भी आए या ना निकले, ठीक है. इंडियाज लार्जेस्ट कॉर्पोरेट हाउस में बी फोर्स्ड, वैसे तो यही गलती, इसमें और कोई गलती नहीं है, यानी कि 15th सेंटेंस के बी पार्ट में फोर्स को थर्ड फॉर्म में लिखना होगा, फोर्स्ड, फोर्स्ड, तभी ये सेंटेंस करेक्ट होगा. तो फोर्स्ड टू रिव्यू दी सिलेक्शन पैरामीटर्स आफ्टर स्ट्रगलिंग टू शॉर्ट लिस्ट पोटेंशियल कैंडिडेट्स, राइट. तो ये इसमें यही गलती है, इसको ठीक करने की आवश्यकता है. बी पार्ट में फोर्स को ईडी लगा करके, ई तो है ही, डी और लगा करके उसको थर्ड फॉर्म बनाने की आवश्यकता है. आफ्टर 15th सेंटेंस देयर इज 16th सेंटेंस. दी टेंडेंसी टू बिलीव, इसको थोड़ा सा ज्यादा ही ऊपर चला गया है, इसको थोड़ा सा नीचे, यस. द टेंडेंसी to believe that man is inherently dishonest is something that will decried. तो यहां भी देखिए will के साथ जो है फर्स्ट फॉर्म आएगी या तो, या फिर बी प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि will be decried होगा या फिर will decry होगा. अब यहां इसका कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो कि इसके लिए इसको एक्टिव वर्ब बनाने में सहयोग कर सके. यहां जो भी सब्जेक्ट है वो सब ग्रामेटिकल सब्जेक्ट होने के ही लायक है. द टेंडेंसी टू बिलीव दैट मैन इज इनहेरेंटली डिसऑनेस्ट इज समथिंग, तो ये समथिंग है. समथिंग विल का जो एंटीसीडेंट, मतलब दैट का एंटीसीडेंट समथिंग है. समथिंग के अकॉर्डिंग यहाँ सब्जेक्ट वर्ब आनी है, तो समथिंग, तो ये पैसिव वॉइस में हो सकता है, तो इसलिए यहाँ विल बी डिक्राइड कहा जाएगा. यानी कि 16th सेंटेंस के पार्ट डी में विल डिक्राइड है, तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा, विल बी डिक्राइड कहा जाएगा, तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा. 17th सेंटेंस. द लीडर वॉज सो श्रूड दैट ही कुड नॉट डिसीव बाय द वर्ड्स. तो यहां फिर देखिए बाई आया है, तो जब बाई आया है तो एक बार देख ही लीजिए, मतलब हमेशा
भी पैसिव नहीं होगा, और भी तरीकों से रीजंस के कारण बाई आ सकता है, लेकिन जब हम वॉइस की ही एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें 70-80% लगभग बाई मतलब पैसिव वॉइस के लिए ही होगा और किसी दूसरे तरीके से यूज नहीं किया गया होगा। तो इसलिए चूंकि बाई आ रहा है तो यहीं पर देख लीजिए, कुड नॉट फर्स्ट फॉर्म, कुड नॉट डिसीव, है ना, दैट ही कुड नॉट डिसीव बाई, चूंकि बाई आ रहा है तो यहाँ पैसिव वॉइस बनेगा ही बनेगा, इसलिए कुड नॉट बी डिसीव्ड हो जाएगा। कुड नॉट बी डिसीव्ड यानी वीई तो है ही, इसमें डी और लग जाएगा, DECEI VED हो जाएगा, कुड नॉट बी डिसीव्ड हो जाएगा। द लीडर वॉज सो श्रूड दैट ही कुड नॉट बी डिसीव्ड, ये हो जाएगा बाय द वर्ड्स ऑफ द साइकोफेंट कंट्रीज। यानी लीडर इतना ऐसा था, चालाक था कि उसको धोखा नहीं दिया जा सका। 18th सेंटेंस, इन केस यू नीड 5 people टू रन अ ब्रांच यू शुड बी सिलेक्टेड। अब यहाँ देखिए, इन केस यू नीड 5 people टू रन अ ब्रांच, कोई ब्रांच चलाने के लिए आपको 5 लोगों की आवश्यकता है। यू शुड बी सिलेक्टेड, यू शुड बी सिलेक्टेड का तो मतलब हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए, आपका चयन होना चाहिए। तो आपका चयन नहीं होना चाहिए, हमको कहना है आपको चयन करना चाहिए। तो आपको चयन करना चाहिए के लिए हमको ये एक्टिव वॉइस में कहना पड़ेगा। एक्टिव वॉइस में कहने के लिए हमको इसमें से बी हटाना पड़ेगा और इसको फर्स्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, शुड सिलेक्ट, यू शुड सिलेक्ट, यानी तुमको चयन करना चाहिए 10, यानी कि 5 की जरूरत है ब्रांच चलाने के लिए, तो 10 का चुनाव करिए या चयन करिए। सिंस सम में लिख चुके, कुछ जो है भाग भी सकते हैं यानी छोड़ के जा सकते हैं कुछ, तो इसलिए 5 की जरूरत में 10 का चयन करिए। 19th सेंटेंस, पीपल हु इंटेंड टू विजिट द टूरिस्ट स्पॉट्स आर ऑलवेज थ्रिलिंग टू सी द सिनेरियो हियर। तो यहाँ थ्रिलिंग नहीं होता है, थ्रिलिंग तो एक्टिव वॉइस में हो जाता है, जबकि रोमांचित होते हैं तो ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बन जाता है, और पैसिव वॉइस के लिए आर ऑलवेज थ्रिल्ड हो जाता है, यानी THRILLED, यानी कि 19th सेंटेंस के पार्ट सी में थ्रिलिंग में से ING हटा करके ED लगा देंगे तो ये थ्रिल्ड हो जाएगा, थ्रिल्ड हो जाएगा, तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा, पैसिव में हो जाएगा। 20th सेंटेंस, द चीफ मिनिस्टर वॉज obliged टू ऑनर, तो यहाँ भी ये पैसिव वॉइस है, जबकि चीफ मिनिस्टर यहाँ एक एक्चुअल डूअर है, एक्चुअल डूअर है, तो हमको ये एक्टिव वॉइस में कहने की आवश्यकता है। एंड एक्टिव वॉइस में कहने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, द वॉज हटा देंगे तो ये पास्ट का एक्टिव वॉइस हो जाएगा और हो जाएगा द चीफ मिनिस्टर obliged टू ऑनर द प्रॉमिस, मतलब उन्होंने प्रॉमिस को ऑनर करने के लिए उन्होंने अब्लाइज किया इन द फेवर ऑफ द कंटेस्ट, कंटेस्ट के फेवर में प्रॉमिस का ऑनर रखने के लिए उन्होंने अब्लाइज किया, ये इसका सेंटेंस हो जाएगा। तो अब्लाइज्ड हो जाएगा, वॉज अब्लाइज्ड नहीं होगा, यानी 20th सेंटेंस के पार्ट बी में से वॉज को हटा करके हम इसको एक्टिव वॉइस में बना करके सेंटेंस को करेक्ट कर देंगे। 21st सेंटेंस, during this interview with the general manager, I asked her what challenges she was faced. She was faced का मतलब हो जाएगा कि उसका सामना किया गया, जबकि उसका सामना नहीं किया बल्कि उसने सामना किया, तो इसलिए इसको पैसिव वॉइस के बजाय चूंकि कहना है उसने सामना किया तो एक्टिव वॉइस में कहना पड़ेगा। और एक्टिव वॉइस में कहने के लिए चूंकि ये इधर ये पास्ट में है सेंटेंस, तो इधर हो जाएगा she had faced, she had faced. During this interview with the general manager, I asked her what challenges she had faced हो जाएगा, she had faced. During this interview with the general manager, I asked her what challenges she had faced हो जाएगा, she had faced, ना कि she was faced, she had faced। एक्टिव वॉइस में हमको ये लिखना पड़ेगा, राइट। और चूंकि ये इधर पास्ट में है और पास्ट में ये जो एक्शन है ये पहले हो चुका है, तो इसलिए यहाँ पर हम परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। 22nd सेंटेंस, एन इन्वेस्टर मस्ट बी टेक इनटू अकाउंट, तो यहाँ भी देखिए मस्ट आ गया, बी आ गया, फिर फर्स्ट फॉर्म आ गया, तो ये कभी ऐसे नहीं हो सकता, या तो यहाँ टेकन होना चाहिए, मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट, तो फिर बात हो जाएगी कि इन्वेस्टर को अकाउंट में लेना चाहिए,
तो ऐसा नहीं है, जबकि ये कहा जा रहा है कि इन्वेस्टर को ध्यान रखना चाहिए। तो इन्वेस्टर को ध्यान रखना चाहिए के लिए हमको ये एक्टिव वॉइस में कहना पड़ेगा, और एक्टिव वॉइस में कहने के लिए इसमें से पहले तो बी हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो बी हटा देंगे, फिर एक्टिव वॉइस में हो जाएगा एन इन्वेस्टर मस्ट टेक इनटू अकाउंट। टेक इनटू अकाउंट का मतलब अब हो जाएगा कि एक इन्वेस्टर को इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, मैनी फैक्टर्स यानी बहुत सारी बातों पर ध्यान रखना चाहिए बिफोर मेकिंग एनी फाइनेंशियल डिसीजन, यानी किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन को करने से पहले एक इन्वेस्टर को तमाम बातों पर या तमाम तथ्यों पर या आंकड़ों पर ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए एक्टिव वॉइस में हो जाएगा, तो यहां से बी हटा देंगे। यहां से मतलब 22nd पार्ट के 22nd सेंटेंस के पार्ट बी से बी हटा देंगे और मस्ट टेक इनटू अकाउंट सेंटेंस हो जाएगा। 23rd सेंटेंस, चेतन पुट्स इन अ लॉट ऑफ एफर्ट टू इंश्योर दैट द स्कीम वाज लॉन्च्ड इन द मार्च। तो यहाँ देखिए पुट्स इन अ लॉट ऑफ एफर्ट, ये तो सिंपल प्रेजेंट में है, का मतलब है कि स्कीम अभी लॉन्च हुई नहीं है, ये की जानी है लॉन्च। तो इसलिए यहाँ और वॉज का मतलब है कि हो चुकी। तो चूंकि प्रेजेंट में और पुट्स अ लॉट ऑफ एफर्ट दिखा रहा है कि बहुत सारा एफर्ट वो कोशिश करता है, तो इसका मतलब है कि ये स्कीम लॉन्च वाला कार्यक्रम अभी होना है, हुआ नहीं है। तो इसलिए इसको किस में कहेंगे, तब वॉज की जगह इसको प्रेजेंट में कहेंगे। चूंकि इधर प्रेजेंट है तो इधर भी इसको प्रेजेंट में कहेंगे। तो स्कीम वॉज लॉन्च्ड की जगह हो जाएगा स्कीम इज लॉन्च्ड इन मार्च। स्कीम इज लॉन्च्ड इन मार्च हो जाएगा। यानी कि 23rd सेंटेंस के पार्ट सी में इज लॉन्च्ड हो जाएगा। 24th सेंटेंस में रोहन्स हैप्पीनेस न्यू नाउ बाउंड्स व्हेन द रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड। रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड, चूंकि वर आ गया तो यहां थर्ड फॉर्म होनी ही चाहिए, राइट, या फिर फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी होनी चाहिए। तो वर अनाउंस्ड हो जाएगा, चूंकि हमको ये पैसिव वॉइस में ही कहना पड़ेगा। बाउंड्स व्हेन द रिजल्ट्स कराए, ग्रामेटिकल सब्जेक्ट बन गया, तो जब ग्रामेटिकल सब्जेक्ट बन गया तो इधर पैसिव वॉइस में ही कहना पड़ेगा। सो व्हेन द रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड बिकॉज ही हैड वन द कॉम्पिटिशन, तो वर अनाउंस्ड लिखा जाएगा। यानी कि 24th सेंटेंस के पार्ट सी में वर अनाउंस को वर अनाउंस्ड यानी अनाउंस को थर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा, तब ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। 25th सेंटेंस इज the land records of this district will computerize। तो रिकॉर्ड्स तो कंप्यूटराइज नहीं होंगे बल्कि रिकॉर्ड्स को कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा। तो इसलिए ये बात स्पष्ट हो जाती है कि इसका रिजल्ट इधर जाएगा। इधर जाने के लिए यानी एक ही तरफ रिजल्ट जाने के लिए इनको पैसिव में होना चाहिए। तो पैसिव में करने के लिए क्या हो जाएगा, इनको पैसिव में करने के लिए हो जाएगा विल बी कंप्यूटराइज्ड। अभी विल कंप्यूटराइज तो एक्टिव में है, और अगर इसको हम पैसिव में कर देंगे तो हो जाएगा विल बी कंप्यूटराइज्ड। यानी 25th का सी हो जाएगा, पार्ट सी, विल बी कंप्यूटराइज्ड। विल बी कंप्यूटराइज्ड यानी थर्ड फॉर्म हो जाएगा, डी लग जाएगा, विल बी कंप्यूटराइज्ड बाय नेक्स्ट ईयर। तो 25th सेंटेंस के पार्ट सी में विल बी कंप्यूटराइज्ड हो जाएगा और फिर ये सेंटेंस सही हो जाएगा। 26th, the agreement on which all of us have worked so hard, the agreement on which all of us have worked so hard will be signed tomorrow। तो यहां देखिए फिर से बता दे, will be अगर आ गया तो या तो थर्ड फॉर्म आएगा या आईएनजी आएगा। तो आईएनजी का तो यह मैटर है ही नहीं, तो इसलिए थर्ड फॉर्म आएगा। तो विल बी साइंड टुमारो, SIGNED, साइंड टुमारो हो जाएगा। यानी 26th सेंटेंस के पार्ट डी में बी साइन टुमारो हो साइंड SIGNED लिखा जाएगा। तो बी साइंड टुमारो ये हो जाएगा, फिर ये सेंटेंस सही हो जाएगा। यानी साइन को साइंड SIGNED लिखना पड़ेगा, फिर ये सेंटेंस सही हो जाएगा। His proposal had to be sent to the president of the company for her approval। तो his proposal had to be अगर ये आ गया had to be, तो to be क्या होता है, ये इन्फिनेटिव की पैसिव फॉर्म होता है। तो पैसिव फॉर्म का मतलब है कि टू बी के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, फिर फर्स्ट नहीं आती। तो इसलिए हिज प्रपोजल ये पैसिव का ही स्ट्रक्चर है,
तो पैसिव के ही स्ट्रक्चर होने के लिए क्या हो जाएगा, हिज प्रपोजल हैड टू बी सेंट, सेंट SENT हो जाएगा अगर इसको हमें पैसिव में लिखना होगा तो हिज प्रपोजल हैड बीन सेंट हो जाएगा, had been sent SENT sent, his proposal had been sent to the president of the company, his proposal had been sent to the president of the company for her approval। तो इस तरह से ये send को sent SEND है, SEND को अगर SENT कर देंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। इसी के साथ आपका वॉइस की थर्ड एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई एंड वॉइस में 3 ही एक्सरसाइजेस आपको प्रैक्टिस के लिए वीडियो में दी जानी है। तो ये टॉपिक आपका फिनिश हो गया है और अब इसके बाद में अगला टॉपिक नॉन फाइनाइट का शुरू होगा। तो नॉन फाइनाइट की एक्सरसाइजेस बहुत जल्दी से रिकॉर्ड करके आपको देंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।